इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हिंदी फिल्मों के मशहूर खलनायक और जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का निधन हो गया। अमरापुरकर 64 साल के थे। सुबह 2:45 पर उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली। सदाशिव अमरापुरकर पिछले 20 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत थी। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। देर रात उनकी स्थिति और खराब होती चली गई। सदाशिव अमरापुरकर ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्म सड़क में उनके रोल महारानी को खूब सराहा गया। सड़क के लिए उन्हें बेस्ट विलन का पुरस्कार दिया गया था। निर्देशक गोविंदा निल्हानी की फिल्म अर्ध सत्य में सदाशिव अमरापुरकर के अभिनय का सबने लोहा माना। अर्ध सत्य के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार भी मिला था। अमरापुरकर की आखिरी बार साल 2012 में बॉम्बे टॉकीज में उनकी फिल्म आई थी। सदाशिव अमरापुरकर ने हिंदी के अलावा मराठी फिल्मों में भी अभिनय किया। सदाशिव अमरापुरकर का कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर के पास आत्मघाती हमले में 55 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। चश्मदीरों के मुताबिक ये हमला वाघा बॉर्डर पर रोजाना की फ्लैग परेड के तुरंत बाद हुआ। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसके अलावा 2 पाकिस्तानी रेंजर्स भी मारे गए। बताया जा रहा है कि हमलावर को वाघा बॉर्डर के परेड ग्राउंड के चेक पोस्ट पर जैसे ही रोका गया, उसने ब्लास्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि वाघा के दोनों तरफ झंडा उतारने का कार्यक्रम खत्म होने के बाद धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि धमाका परेड की जगह से महज 600 मीटर दूर हुआ। वाघा बॉर्डर के पास पाकिस्तान के भीतर हुए धमाके की तालिबान और तालिबान से जुड़े चरमपंथी संगठन जुंदुल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली है। इन संगठनों का दावा कि उन्होंने इस हमले का आदेश दिया था। पाकिस्तान की सीमा पर हुई इस आतंकी वारदात के बाद भारत के अटारी बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर पर अतिरिक्त जवानों को बुलाकर गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के सभी बॉर्डर इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के आग्रह पर 3 दिन तक वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी स्थगित करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने भी इस हमले पर दुख जताते हुए कड़ी निंदा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाघा बॉर्डर के पास हुए हमले की कड़ी निंदा की है। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि आतंकवादियों का यह हमला कायरतापूर्ण है और वो इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। जूते का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में बीती रात भयानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इसका दायरा तेजी से बढ़ता चला गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। तकरीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग किस वजह से लगी, ये साफ नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। महाराष्ट्र के पालघर में इंडस्ट्रियल एरिया में आग ने आतंक मचाया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठ रहा था। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। यूपी के गोरखपुर में एक इमारत में भीषण आग लग गई। इमारत से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। भीषण आग से इलाके में हड़कंप मच गया। गोरखपुर के राजघाट इलाके की इस इमारत में कपड़े का बड़ा गोदाम था। कपड़ों की वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां नाकाफी साबित हुई। आग के तांडव से निपटने के लिए एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। एयरफोर्स की तरफ से 3 गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई। आग के बीच से कपड़े के सामान को बुझाने के चक्कर में गोडाउन का एक कर्मचारी झुलस गया। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जिले के दरियागंज इलाके में कुछ अनजान लोगों ने आकिब नाम के एक शख्स को गोली मार दी। गोली आकिब के पैर में लगी। आकिब को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले किसी ने आकिब को फोन करके बुलाया और जब आकिब पहुंचा तो उस पर गोली चला दी। परिवार के मुताबिक रिंकू नाम के किसी लड़के ने आकिब पर गोली चलाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले के गीता कॉलोनी इलाके में सब्जी मंडी के आड़ती से बदमाशों ने लाखों रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश हो रही है।
दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में कार ने 4 लोगों को कुचल दिया। चारों घायलों को लाल बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक कार का ड्राइवर मनोज नशे में धुत था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद रोहतास कुमार की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आप नेता रोहतास ने न सिर्फ एसबीआई बैंक के एक मैनेजर के साथ हाथापाई की, बल्कि उन्हें धमकी भी दी। हाथापाई के बाद उन्होंने बैंक मैनेजर को मारने के इरादे से अपनी चप्पल उठा ली। आप नेता रोहतास कुमार की करतूत बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पीड़ित बैंक मैनेजर के मुताबिक जिस बिल्डिंग में ये बैंक है वो रोहतास कुमार का है। बिल्डिंग की जर्जर स्थिति को देखते हुए यहां से बैंक दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रहा है। आरोप है कि रोहतास कुमार ने इसी बात का गुस्सा बैंक मैनेजर पर निकाला। पीड़ित बैंक मैनेजर का आरोप है कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैनेजर का ये भी कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी और आप नेता सोमनाथ भारती में एक कार्यक्रम के दौरान जमकर बहस हुई। दिल्ली के हौजरानी इलाके में पानी की समस्या को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों की बहस हुई। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक मीनाक्षी लेखी और सोमनाथ भारती पानी की समस्या को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। बहस होने के बाद मीनाक्षी लेखी कार्यक्रम से चली गई। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। यूपी के शामली में मनरेगा और विकास कार्यों की जांच करने आए अधिकारियों के सामने ही गांव के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। काफी देर तक दोनों पक्षों के लोगों के बीच में जमकर लात घूंसे चले। हंगामा बढ़ते देख अधिकारी दोबारा जांच करने की बात कहकर चलते बने। शिकायत मिलने पर ब्लॉक के अधिकारी गांव में मनरेगा और दूसरे विकास कार्यों की जांच के लिए आए थे। इस दौरान ग्राम प्रधान और शिकायतकर्ता पक्ष के बीच नोकझोंक शुरू हुई, जो मारपीट में बदल गई। यूपी के सीतापुर जिले में टूटे पड़े हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 4 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में एक बच्चा झुलस गया, जिसका इलाज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की बात कही है। यूपी की मेरठ पुलिस ने ब्रह्मपुरी थाना इलाके में हुए 13 हत्याकांड को सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने इस मामले में सनी उर्फ कालिया नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल एक पिस्टल मिला। वारदात में शामिल सनी के 3 साथियों की तलाश की जा रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले बाइक से हुई टक्कर के बाद हमले में मारे गए लोगों का सनी से विवाद हुआ था। इस घटना के बाद सनी पर अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई। हमले के बाद सनी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस 13 हत्याकांड को अंजाम दिया। सनी पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। पीएम ने रेडियो के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए विदेशों में जमा काले धन की पाई वापस लाने की बात कही। जहां तक काले धन का सवाल है, भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है वो पाई वापस आनी चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है। पीएम ने लोगों से कहा कि आप प्रधान सेवक बातों का भरोसा कीजिए। उन्होंने कहा कि काले धन को वापस लाने की मेरी कोशिशों में कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे देशवासी, आपके इस प्रधान सेवक पे आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। अपने रेडियो संदेश में पीएम ने काले धन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी को पता नहीं है कि विदेशों में कितना काला धन है। न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने पीएम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दावे करने वाले मोदी अब कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि कितना काला धन विदेशों में है। पीएम के बयान के बाद काले धन पर बनी एसआईटी के चीफ जस्टिस एमबी शाह ने कहा कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि विदेशों में जमा कितना काला धन भारत लौट आएगा। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी अच्छे वक्ता हैं, सही बातें कहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जो वादे किए हैं उन्हें पूरा नहीं किया। आज से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। आज विधायकों को शपथ दी जाएगी। माना जा रहा है कि सदन में रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच की मांग भी उठ सकती है। वाड्रा लैंड डील को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और जनता के हित में हर काम होगा। मीडिया से बदसलूकी में फंसे दामाद रॉबर्ट वाड्रा से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलाकात की। सोनिया खुद वाड्रा के घर गईं। दरअसल हरियाणा की लैंड डील पर सवाल पूछे जाने पर वो रिपोर्टर से भड़क गए थे।
वाड्रा के दफ्तर से कहा गया कि ये एक प्राइवेट इवेंट था जहां मीडिया को नहीं होना था। वाड्रा ने सोचा कि कोई प्राइवेट फोटोग्राफर सवाल पूछ रहा है। ये जानकारी नहीं थी कि वो एएनआई का रिपोर्टर था। वहीं बाबा रामदेव ने रॉबर्ट वाड्रा की हरकत को गलत बताया। रस्सी तो चल गई लेकिन वो बन नहीं निकली। इतनी जबरदस्त राजनीतिक पराजय के बाद भी ये अहंकार और ये दुस्साहस कि सच से कब तक भागोगे। बीती रात शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुलाकात हुई। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की बेटी को देखने अस्पताल पहुंचे। दरअसल राज की बेटी स्कूटी से गिरकर जख्मी हो गई थी। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार में शिवसेना के शामिल होने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2 दिनों में इस पर फैसला होगा। सूत्रों से खबर है कि शिवसेना डिप्टी सीएम का पद और मंत्रिमंडल में 1/3 हिस्सा चाह रही है, जिसे लेकर पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में नई सरकार के मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह और शहरी विकास समेत कुछ अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं। कैबिनेट मंत्री एकनाथ खड़से को राजस्व, कृषि, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों का जिम्मा सौंपा गया है। सुधीर मुनगंटीवार को वित्त और योजना मंत्रालय की अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ ही उन्होंने वन मंत्रालय भी अपने पास रखा। कैबिनेट मंत्री विनोद तावड़े को शिक्षा, खेल, संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। साथ ही मराठी भाषा मामले का जिम्मा भी सौंपा गया है। मंत्री प्रकाश मेहता को उद्योग और खनिज मंत्रालय मिला है। इनके साथ ही उन्हें संसदीय मामले की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। चंद्रकांत पाटिल को सहकारिता और टेक्सटाइल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग की भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को ग्रामीण विकास, जल संसाधन और महिला बाल विकास की अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कैबिनेट मंत्री विष्णु सावरे को आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। 2 राज्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिलीप कांबले को आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय का राज्य मंत्री बनाया गया। उत्तर भारतीय चेहरा विद्या ठाकुर को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही उन्हें जल संसाधन और महिला बाल विकास की जिम्मेदारी भी दी गई है। महाराष्ट्र का सीएम बनने के बाद पहली बार गृहनगर नागपुर पहुंचने पर देवेंद्र फडणवीस का जोरदार स्वागत हुआ। एक खुले ट्रक में वो शहर भर में घूमे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है। इस बाबत उन्होंने गृह मंत्रालय को बता भी दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की सुरक्षा नहीं घटाने का फैसला लिया। उन्हें पहले ही की तरह Z सिक्योरिटी मिलती रहेगी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार और पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल की सिक्योरिटी Z कैटेगरी से घटाकर Y कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एनएसजी में जवानों की संख्या कमी के चलते कुछ वीआईपी नेताओं की सुरक्षा में कमी का फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा से एनएसजी को हटाकर सीआरपीएफ या फिर सीआईएसएफ को लगाया जा सकता है। बीजेपी सीईसी मीटिंग में पीएम मोदी भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। झारखंड की 81 सीटों में से बीजेपी ने 63 उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की इस पहली लिस्ट में 45 साल से कम उम्र के 35 लोगों को टिकट दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने 28 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक अनंत प्रताप देव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। यूपी के आगरा में आरएसएस के कार्यक्रम में एक संदिग्ध शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर घूम रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ये पैसे एक सुपारी किलर को देने के लिए जा रहा था। जांच में यह भी पता चला है कि गाड़ी उसकी नहीं है। यूपी के एटा में एक चोर बोलेरो गाड़ी चुरा कर ले गया। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर ने अपनी चाबी से बड़ी सफाई से बोलेरो का दरवाजा खोला। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की और रफूचक्कर हो गया। लेह में एक बार फिर 2 जगह चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। हालांकि आईटीबीपी के जवानों ने दोनों ही इलाकों से चीनी जवानों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया।
बताया जा रहा है कि 22 अक्टूबर को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक सीमा में अंदर घुस आए थे। चीनी बोट के जरिए झील के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुए। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही मुद्गल कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। भारत के लिए खेल चुके एस श्रीसंत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान पर भी स्पॉट फिक्सिंग के संगीन आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होनी है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर लगातार हार से इस कदर डर गए थे कि एक बार क्रिकेट छोड़ने का उन्होंने मन बना लिया था। ऐसे कई खुलासे उनकी आत्मकथा में होने वाले हैं। आत्मकथा के मुताबिक सचिन जब कप्तान थे तो टीम की लगातार हार के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानते थे।